सरजमीन पोठोहार, चकलाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिंडी रेडियो, पीटीवी इस्लामाबाद, ये रंग थे पोठोहार के। गेस्ट हाउस क्या चला कि ये टिप टिप कदम रखते हुए आए और हमारे दिल के गेस्ट हाउस में हमेशा के लिए मकीन हो गए। पुरवजी शख्सियत, पाकिस्तान रेडियो, थिएटर और टेलीविजन का असासा जो एक ही वक्त में कई जहतों और रवैयों पर कादिर है। दिल वाले हैं, दबंग हैं, बात करते हैं तो साफ करते हैं क्योंकि इनका दिल भी साफ है। मेहमान नवाज शख्सियत, मोहब्बत करने वाले, कबूतरों के शौकीन, इंसानों से प्यार करने वाले, जिनका ये कहना है कि दुनिया बड़ी भी बहुत है और छोटी भी बहुत है। मिलने बिछड़ने का ये सिलसिला जारी रहता है। आज हम और आप मिलेंगे जनाब तारिक मलिक साहब से। तारिक मलिक साहब, रावलपिंडी, चकलाला और इस्लामाबाद स्टेशन, कितना कंट्रीब्यूशन है इस खित्ते का हमारे शोबिज़ के अंदर में, इंडस्ट्री में? रेडियो को तो अपनी जगह पे दो चार नाम हैं। रेडियो के हवाले से अज़हर लोधी के नाम से आप वाकिफ़ हैं, तारिक अजीज़ के नाम से आप वाकिफ़, बिल्कुल आपको पता है। आप उससे रेडियो पिंडी रेडियो, तो पिंडी रेडियो से तारिक अजीज़ कैसे लाहौर गए जी, वो एक कहानी है। वो भी एक कहानी है, बिल्कुल ठीक। तो अज़हर लोधी फिर टीवी चले गए। ये तो रेडियो के दो नाम हैं जो, और उसके बाद दो नाम टीवी में जो है रेडियो पिंडी के, वो है एक फ़याज़ुल हक जो टीवी के फिर बड़े डायरेक्टर बने, रेडियो के प्रोड्यूसर थे। एक परवेज़ शौकत थे, ठीक, वो भी डायरेक्टर थे जी जी। वो भी पिंडी के, वो भी प्रोड्यूसर बने और गए डायरेक्टर प्रोग्राम्स तक भी, डायरेक्टर प्रोग्राम था। और पीटीवी चकलाला जो है उसका ये है कि पेशावर टीवी भी उस वक्त नहीं था, ठीक, उसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ होती थी, ठीक। और फिरदौस जमाल एक नाम है बहुत बड़ा, शफी मोहम्मद एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी चकलाला टीवी। सलीम नासिर एक बहुत बड़ा नाम है, नासिर साहब, वाह, वो भी पिंडी चकलाला टीवी से ही तारीखी खेल होता था। वो फ़याज़ुल हक साहब किया करते थे। तो ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, ये वो लोग हैं जो, अब जो आपका सवाल था कि पिंडी में टीवी और रेडियो, तो ये तो बड़े बड़े नाम हैं जो, बाकी तो बेशुमार लोग हैं। निसार कादरी है, वो तो है तो पूरे पाकिस्तान का आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट पाकिस्तान का होता है, लेकिन वो इस तरह से पूरे पाकिस्तान का है कि वो उसने कोई स्टेशन नहीं छोड़ा जहाँ वो नहीं गया, हर काम नहीं किया। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, नौजवान तारिक मलिक को हमारे व्यूअर्स ने भी देखा हुआ है, मैंने भी देखा है, हम आपके फ़ैन हैं बड़े ज़ोरदार किस्म के। और लेकिन आपको जो लोग जानते हैं वो ये आपके जलाल से भी वाकिफ़ हैं, एंग्री यंग मैन, अपनी टर्म्स पे काम करने वाला। इसमें तो मैं बाद में आऊँगा। ये कब आपने तय कर लिया था कि आपने अदाकारी करनी है या आप परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ जाएंगे? आपके अब्बा जी और फिर वो सारा रैतल और वो, हाँ। तो ये कैसे पता लगा या क्या सोचा था? ये असल में मैं रेडियो का कीन लिसनर था। सुनते थे? हाँ जी। अच्छा जी। तो अपना ये जो प्रोग्राम करता हूँ वो भी बहुत सुनता था, उसमें ड्रामे फीचर भी हुआ करते थे। फिर ये था कि रेडियो सैलोन से फिल्म ट्रैक चला करता। हाँ जी, वाह, अच्छा जी। तो वो भी सुनता था, ठीक। तो भाई मेरे 63 में तकरीबन ये बरतानिया चले गए थे, ठीक। तो मेरे शौक़ को देखते हुए उन्होंने मुझे एक टेप रिकॉर्डर फिलिप का ना, अच्छा, वो गले में बड़ा ज़बरदस्त किस्म। अच्छा, वो सीधा वाला तो नहीं था जो लेट जाता था? एक नहीं, ये छोटा ऐसे, और उसका पूरा बेल्ट और वो पूरा उसका बैग था वो गले में डाल। तो ये जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ अकेला मैं कमरे में, वो दूसरे कमरे बहुत दूर हैं, तो उस पर मैं अपनी आवाज़ शायद रिकॉर्ड करके सुना करता था। फिर आवाज़ें बनाता था, जिनकी सुनता था वो बनाता था आवाज़ें और कैसी हैं। अच्छा, जो रेडियो सुना जाता था ये वो दौर है जिसमें वो क्रोशिया रखना रेडियो के ऊपर, उसी तरफ पड़ा होता था? हाँ हाँ, हमारे घर में जो रेडियो था वो मास्टर हिज वॉइस का रेडियो था, वो हिज वॉइस का HMV, वो कम लोगों का, पता नहीं कितने उसके शॉर्ट वेव होते थे और पता नहीं क्या, कुछ बहुत कुछ उसमें होता था। ठीक। तो वो सुन के ये फिर यहाँ हमारे मोहल्ले में जिधर से आप आए, इधर एक हजाम की दुकान होती थी, उसके पास जब बाल कटवाने जाना या वैसे जाना तो जाके उसके शीशे के सामने बहुत सारी शरारतें, बातें शातें करना, आवाज़ें शातें बनाना। उसके पास बहुत से लोग आते थे उसके गांव के,
यहाँ नज़दीक है गाँव लवीबेर, उसके लोग आते थे। तो उसने उनसे कहा यार बड़ा शौक़ है। तो वो एक कहने लगा यार वो जो सिद्दीक दोसा है उसने, और वो जो राजा बनता है रेडियो पे, उसने सब ने उस वक़्त एक शाह साहब MNA होते थे, ये सिरोज सिनेमा के साथ उनका बहुत बड़ा वर्कशॉप था, उन्होंने इंपोर्ट किए थे वेस्पा स्कूटर। अच्छा जी। तो इन्होंने किस्तों पे दिए थे वो वेस्पा स्कूटर आर्टिस्टों को, रेडियो के लोगों को। अच्छा जी, ये काम भी हुआ हुआ है, तो अब भी ज़रूरत है जिसकी, ये पहले हुआ हुआ। ठीक। तो ये लोग वो उसने दिया हुआ था, तो वो 20 रुपये उससे किस्त लेने जाया करता था। अच्छा जी। 20 रुपये। तो उसने कहा कि मैं उसके पास जाऊंगा, उससे बात करूँ। खैर वो उससे बात हुई और उन्होंने कहा कि उसको लाओ। मैं गया, उन्होंने एक रुका लिख के दिया। फिर मैं पिंडी रेडियो, उस वक़्त 2 आने घंटा पे साइकिल मिलती थी, तो वो मैंने साइकिल ली और फिर इस पेशावर रोड पे मैं रेडियो पाकिस्तान चला गया। तो वहाँ जाके बताया कि जी मैं तो फिर वहाँ ये होता था कि हर हफ्ते के आखिरी दिन ऑडिशन हुआ करता था, और उसके 3 ऑडिशन होते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो वो ऑडिशन में पहले ऑडिशन में तो स्क्रिप्ट देते थे, पढ़ना है, बोलना है, कैसे बोलना है। फिर जब फाइनल एडिशन होता था, जो पास होके उसमें पहुंचते थे, फिर उनसे ये कहा जाता था कि जी आप तुम ज़िंदगी में कितनी तरीके से इस्तेमाल होता है, तुम कहना है आपने। अच्छा, तुम कितने तरीक़ों से इस्तेमाल कहना है, ये आप बताएं। फिर उन्होंने कहना है कि जी हंसी की कितनी किस्में हैं, मतलब सारी हंसी खुशी की तो नहीं होती। आए है, वाह वाह। तो वो हाँ करके दिखाया। तो तुम का याद है आपको अदायगी के कुछ, या वो चैलेंज क्या था के? वो चैलेंज था, और फिर वो मतलब क्या भी जो है, अब क्या कहते हैं, क्या फिर वो क्या, हाँ ये वो सारे उसके सारे शेडो और उसके सारे वेरिएशंस किस तरह वेरिएट करना है लफ्ज़ को, उसमें पास मतलब बेफिक्रे में पास कहाँ आता है, रवानी कहाँ चलती है, स्ट्रेस कहाँ, किस लफ्ज़ पे स्ट्रेस आता है, ये सारा कुछ बेसिक रेडियो की चीज़ें जो थी वो ऑडिशन में भी हो जाती थी, फिर आगे जाके। अच्छा, जो मेरा भी अंदाज़ा था जब मैं तस्वीर आपके अब्बा जी की देख रहा था, तो मुझे लगा कि आपकी तबीयत आपके दादाजी से मिलती होगी। तो जो कोई जवान मुंडा बोधे वाणी शुरू कर दे तो शीशे च अटकेलियां तो टेप रिकॉर्डर, तो वहाँ घर में ये नहीं हुई कि मुंडा किहड़े पासे लग गया कोई? नहीं ऐसी इस तरह होया कि मेरे दादाजी ने सन उमर खान उन्होंने नाम सी, उन्होंने बेटा बनाया सी। अच्छा, वो ज़ात दे मतलब अवार्ड नहीं सन, कश्मीरी सन, लेकिन उन्होंने बेटा तो बेटिया कहा सी कि इन्हू भाई समझना है। ठीक। वो पहले गवर्नर ने जो नेशनल बैंक, स्टेट बैंक नहीं सी, नेशनल बैंक दे पहले गवर्नर ने। अच्छा जी। वो फिर लाहौर ही रहे, तो वो कोई थोड़ा बहुत हाथ भी दे सन। अच्छा, 10 शनास भी सन। 10 शनास भी सन। तो उन्होंने कोई केस बन गया, फिर एक बड़ी लंबी कहानी है। वो फिर वापस यहाँ पिंडी आ गए। तो अब्बा जी के साथ बैठ के वो कुछ वैसे ही ना शुगलन जो ताश नहीं खेलते, बड़े बड़े बुजुर्ग वो खेला करते थे। तो वो मैं उनको मिलने गया, तो उनका सारा ख़ानदान में बैंकेज कराता है, पर यार रह गया। तो अब्बा जी ने कुछ अजीब जे मूड किया कि यार पुठे काम पे अगर मरासी बन रहे हैं रेडियो जाते ही। तो उन्होंने हाथ देखे तो कहने नहीं यार इनू करन दे। अच्छा, उमर खान साहब ने क्या इनू करन दे, उनको थोड़ा बहुत बेहतर होएगा ये वही रास्ता है बस। सो वो कोई वाले साहब ने फिर किया कि बस रेडियो, बड़े भाई ने भी क्या रेडियो, चलो जी। वो फिर टीवी भी शुरू दसो, बल्कि मैं चाहूँगा ये बात आपसे पूछना कि जब एक तो ये होता है कि यार है होने लगा है, बन जाएगा, फिर जब एक शोहरत और वो जो एक डोंगरा बरसाने लगती है सारे, और हर तरफ आपकी बाबा और आपकी फैमिली आपकी वजह से जाने लगती है, वो फिर क्या एक फीलिंग होती है? बल्कि बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको आपकी बाकायदा हौसला शिकनी की होती है, वो बात कहते हैं मैंने पता सी यार तारक तू कुछ करना। नहीं, असल में हुआ ये है कि जो पहले इस बात का जो हिस्सा है वो ये है कि जब हम चकलाला टीवी में, बल्कि लाहौर में भी मैंने ये महसूस किया, चकलाला टीवी में मैंने जब पहला खेल किया तो मेरे हिस्से में जो खेल आया वो उस वक्त मिनिस्टर जो थे वो जनरल शाहिद हामिद थे, अयूब साहब का दौर था। अच्छा जी। और उनकी बेटी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई थी, वो पहला प्ले कर रही थी, और जो राइटर था वो ट्रेनी प्रोड्यूसर था जो बांग्लादेश से आया हुआ था। ये कौन सा साल बनता है करीब? ये मेरा ख्याल है 69-68 की बात होगी।
तो वो एक स्टूडेंट का स्क्रिप्ट था कि वो अकेले में परफॉर्म करता है और जो उसके साथ के किरदार हैं, सजाद किश्वर साहब बाप का करैक्टर कर रहे हैं तो वो कैमरा नंबर 1 है, माँ का करैक्टर उस्मा गिलानी कर रही है तो वो कैमरा नंबर 2 है, दोस्त का करैक्टर कर रहा है जो भी लड़का तो वो कैमरा नंबर 3 है ये स्टूडियो में। तो वो अकेले परफॉर्म करता है, जब उन किरदारों से बात करता है वो किरदारों की आवाज़ें आती हैं लेकिन कैमरे के सामने कोई नहीं आता। तो वो जब हुआ तो उस वक्त असलम अज़हर साहब ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा खेल है और बहुत अच्छी आपने किया, मेरी प्रोड्यूसर को कहा गया शमा हामिद को, लेकिन ये पाकिस्तान के जो बड़े आर्टिस्ट हैं इसको कहते हैं वन मैन परफॉर्मेंस, ये उनसे कराई जाए। अच्छा। उसके बाद कबीर खां लाहौर से, ओहो, SM सलीम कराची से, ओहो, इस्लामाबाद चकलाला टीवी से नैयर कमाल, इन 3 लोगों से फिर वैसे परफॉर्म कराया जो गया। पहली बार आपने की? जी हाँ। अच्छा जी, मुझे सिर्फ एक गुजारिश है और ये बड़ी फरमाइश भी है, वो जो नॉक करके आप अंदर आते थे और वो जो आप गुनगुनाते थे, वो मैं कमरे में आता हूँ जरा थोड़ा सा गुनगुना तो दें फिर मैं जरा बात शुरू करूँ। वो जो ये भी आपका ही है लेकिन मैं चाहूँगा जरा। टिप टिप करता मैं कमरे में आता हूँ, आएंगे मेहमान टिप दे जाएंगे, मुझे नहीं दे जाएंगे। फिनोमिनल गेस्ट हाउस शुरू होता है और मुझे भी ये पता है और आपको भी ये अंदाजा है, अफजल जॉन रैम्बो के लिए गेस्ट हाउस शुरू हुआ, आपके लिए लगता है गेस्ट, इतना ब्रेक और इतने लोगों को मिला और निसार हुसैन साहब ने फिर एक्टिव किया इस इस्लामाबाद सेंटर को और दीवाने हो गए लोग। जिनका अब आपने नाम लिया है ना, MNH मोहम्मद निसार हुसैन, अपने काम के फकीर थे, अपने काम के फकीर। ओह वाह वाह। क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा था। अच्छा, आप ये नहीं ड्रामा मैं नहीं कर रहा था क्योंकि पहली कास्ट में मेरा नाम नहीं था, जो नाम दिए गए तमाम प्रोड्यूसर की तरफ उसमें से आपका नाम नहीं था। उसमें मेरा नाम नहीं था। मैं एक लोकल सीरियल था वो कर रहा था, उसके राइटर शाहिद चौधरी थे जो लाहौर में अभी वफात पा गए, तो वो लिख रहे थे और प्रोड्यूसर ने उसको ये कहा था जो ये कहेंगे जैसे ये कहेंगे ऐसे लिखना है, वरना अख्तर इमाम साहब इनके कहने पे लिखते हैं, वो इनके साथ बैठते हैं, वो कहते हैं वो बैठेगा तो लिखूंगा आप भी। तो मैं करा रहा था तो पता चला कि वो जिन जिन लोगों को ट्राई किया गया, मैं नाम नहीं लेता उन लोगों की, दिल शिकनी होगी, तो वो नहीं कर पा रहे। तो फिर उन्होंने नाम लिए लाहौर कराची से कुछ लोगों के जो अच्छे फनकार हैं, तो निसार साहब ने कहा यार उन्होंने मैं जानना, अगर उन्होंने को कराना है तो फिर उत्थे करावां, ते मैं इत्थे दे इत्थों आर्टिस्ट कढो, मैं ही चाह रहा इत्थों काम निकले। तो अल्लाह गरीक रहमत करे आरिफ राना साहब को, वाह क्या। उन्होंने कहा जी एक आर्टिस्ट है, लेकिन मेरे तमाम साथी प्रोड्यूसर्स ने उसका नाम क्यों नहीं लिया मुझे नहीं पता, लेकिन नाम लेना चाहिए था, वो आर्टिस्ट कर सकता है, मेरा अंदाज़ा है वो कर सकता है। तो मुझे बुलाया गया, फिर बीच में क्या बात थी कि मुझे बुलाया गया तो इन्होंने कहा यार ये करोगे, मैंने कहा जी क्या मतलब करोगे कि इसमें इस तरह का है, तो मैंने कहा यार मैं वो कर रहा हूँ जो लोकल सीरियल है, तो मैं नहीं समझता कि मैं उस बंदे को डांच दे के ये कर दूँ, मैं नहीं करता। ख़त्म हो गई बात ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा चलो जान छूटी, बाकी लोगों की खुशी हुई, बाकी प्रोड्यूसर्स को। तो नजमुल हसन उसी वक्त नए नए PM बने थे, ख्वाजा नजमुल हसन। तो इनको उन्होंने कहा जी वो उसने इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहा ख्वाजा यार उन्होंने बुला के पूछते सी क्यों इनकार किया, निसार साहब ने किया। उन्होंने कमरे बुलाया, सारे प्रोड्यूसर बैठे ने थे, ख्वाजा साहब मैंने कहते ने आप नहीं कर रहे, मैं कहा जी नहीं कर रहे, मैं उसके कमरे को वापस आ गया, जब उन्होंने बुलाया था मैं नहीं कर रहे थे, नहीं तो जवाब नहीं है, मैं नहीं कर रहा। अच्छा हूँ उन्होंने सोचा कि यार गई गल खत्म हो गई ना, वाइंड अप लग गया हूँ सारे प्रोड्यूसर, निसार साहब एक अजीब शहनशाह तबीयत दे लोग, सारे प्रोड्यूसर PM दे नाल उन्होंने कमरे गए जी कि उसने इनकार करता, कहता मैं नहीं कर रहा। हूँ उन्होंने पता सी कि बैन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, निसार साहब पता नहीं की करेंगे। उन्होंने कहा यार गल सुनो,
ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ MNA ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਫ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਜਾ, ਹਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੈਨ, तो तू सारी ज़िंदगी नहीं कर सकेगा। मैंने कहा जी ठीक है। वो सेकंड डे मैं सुबह गया तो उनके कमरे में गया, जब मुझे भेजा गया, PA ने भेजा, तो गया उनके कमरे में, तो उन्होंने कहा जी आ गए तारिक। हाँ काका की गल है यार, सुनिया तू नहीं काम कर रहा, की वजह? मैं कहा जी ये किसी ने नहीं पूछा, ऐ सवाल जो तुसी कीता किसी ने नहीं पूछा। फिर मैं कहा सर वो बात यह है कि निसार हुसैन PTV का एक बहुत बड़ा नाम है, बड़े लॉन्ग प्लेस सारे बादशाह आदमी करने वाला। तो मैं कहा जी वो बात जो है, तो वो निसार हुसैन अगर मुझे बुक कर ले, और उसके बाद BBC एक बहुत बड़ा नाम है, वो मुझे बुक करे और मुझे अगर बुला ले, तो आपका क्या ख्याल है? मुझे आपका ड्रामा छोड़ देना चाहिए और BBC लंदन चला जाना चाहिए। कमिटमेंट। ड्रामा अगर करते हैं तो फिर कुछ एथिक्स से भी वाकिफ़ होता है, उसके कुछ असूल ज़ाब्तों से भी जानना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। काका बैठ जाओ, सैकंड जी गल की थी उन्हें क्या, काका बैठ जाओ यार, दरवाज़ा बंद करो, तो कोई खान पीने की चीज़ है वो लै आओ, तो चाशा बनाओ, चाह भी दो, तो कोई अंदर नहीं आएगा। फिर उन्होंने मेरे नाल गपशप लाई। वो गपशप बहरहाल एक ऐसी सी जड़ी मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। आपने कहा लाहौर जो है वो बिल्कुल एक बॉम्बे की तरह के गए और वहाँ सेटल हो गए। फिल्में आपको कितनी आपने साइन, अफजल भाई गए हीरो फिल्म, और आप दोनों ही पिक वो हुए और फिल्म के लिए, और आप गए, आपने फिल्म में साइन की, फिर आपने एडवांस वापस करके एक फिल्म आपने की जादू नगरी, तो लाहौर की जादू नगरी भी छोड़ाया। असल में मैंने ये महसूस किया कि मैं एक्टर नहीं हूँ। ये फिल्म में जाके आपने महसूस किया, मैंने वहाँ जाके बड़ा कि मैं एक्टर नहीं हूँ, और एक्टर जो जिन जिन मसलतों को कबूल करता है, मंजूर करता है, शायद मैं वो नहीं कर पाऊँगा। ठीक, एक तो ये, दूसरा ये कि वहाँ जो माहौल मैंने देखा वो भी तकलीफ़ दे था, जो मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। फिर मैंने अपने आप को देखा कि यार वो जैसे मुझे कह रहे हैं काम करने को, वो मैंने कहा यार ये नहीं, ये जो लाइनें लिखी हुई हैं ये नहीं डिमांड करती हैं, इनमें ये नहीं है लिखा हुआ, तो नॉर्मल बोलने की हैं, तो आप कह रहे हैं ऐसे करो ऐसे, तो ये तो नहीं होगा। आपको ओवर लगा हुआ? हाँ, तो बहार बेगम बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, वो सेट पे मेरे साथ थी, तो वो कहने लगी बेटा मैं ऑक्सफोर्ड मतलब कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हूँ मैं, लेकिन जो ये कहते हैं मैं कर देती हूँ, मुझे पता होता है ये नहीं ठीक, नहीं रियल लाइफ में नहीं होता, लेकिन मैं करती हूँ, तो ये करना पड़ता है। मैंने कहा जी मुझसे होगा नहीं, यानी फिर तुम नहीं कर सकोगे। ठीक। तो फिर मैंने महसूस किया, चूँकि वो फिल्म में चूँकि 50% कर चुका था, तो मैंने कहा ये मैं मुकम्मल करूँगा, बाकी फिर नहीं करूँगा। तो वो जिसके लिए लोग ख्वाहिश करते हैं, आपने वो एक फ़ैसले से उस पूरी सिल्वर स्क्रीन को छोड़ दिया। खुदा। एक बात बड़ी अहम, बल्कि शायद दो बातें आपसे मुझे पूछनी, और एक तो ये, जब इतना डेवलप किया हमने, चकलाला एक नर्सरी बनता है, रेडियो की वो सारी, फिर टेलीविज़न जो है वो ख़बरों और न्यूज़ को प्यारा हो गया, ड्रामा जो है वो सूली पे चढ़ गया, आर्टिस्ट जो हैं वो अब ढूंढ रहे हैं कि इस्लामाबाद में तो काम ही नहीं होता, इस्लामाबाद में तो खबरें होती हैं, इस्लामाबाद में और बड़े ड्रामे होते हैं। ये क्या फ़ैसला था, आप कैसे देखते हैं? जब हमारा हेडक्वार्टर के साथ जो PTV सेंटर था उसको न्यूज़ डिक्लेयर किया गया, H9 वो जो जापान ने एजुकेशन TV के लिए दिया था वो एंटरटेनमेंट के लिए बन गया, आप ज़ाती तौर पे इस फैसले को कैसे देखते हैं? कितने लोगों ने सफ़र किया इससे, अच्छा था बुरा था या क्या हुआ? ये थिंकिंग है, ये सोच है, ये अप्रोच है उन लोगों की जो ऊपर बैठे हुए हैं, या फ़न के हवाले से नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स है, या पंजाब आर्ट काउंसिल है,
तो इनका क्या काम है, इन्होंने सकाफत के लिए, कल्चर के लिए क्या करना है। लेकिन ये है सख्त बिल्कुल बात। ठीक मलिक साहब, लेकिन ये वो रेडियो है, जैसे आप जो रेडियो पे शो कर रहे हैं, अब करीबन 43-40 साल हो गए, तलकीन शाह इस रेडियो से हुआ। अब पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में वो महाज पे आवाज़ जाती रही, इस रेडियो टेलीविज़न ने वो काम किए हुए जो हम उससे वाकिफ़ हैं, लेकिन जो पॉलिसी साज हैं वो इसकी अहमियत से वाकिफ़ नहीं है। और फिर ये रियासती और हुकूमती टीवी का जो फ़र्क है, ये तो रियासत का टेलीविज़न है ना, ये हुकूमत का टेलीविज़न तो नहीं है। तो फिर वो ये किसको प्यारा हो गया है? या आप मतलब नई हुकूमत है, इमरान खान है वज़ीर आज़म, सारे आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप देखें, बात ये है कि जो इस वक्त भी आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो शायद मीडिया में आप उनकी यलगार का मुकाबला प्रॉपरली नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है। आपको लगता है जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, ठीक। क्योंकि एक दौर में हम जो आज़ाद कश्मीर त्राड़खल रेडियो है वो भी यही जी जी, वहाँ से हम एक प्रोग्राम करते थे भारतनामा जी। ट्रक के अंदर इशफाक साहब ने भी उस वक्त पे वो सारा वो रेडियो वो किया उस महाज पे, बिल्कुल उधर से प्रोग्राम होता था, जवाब जाता था। अंजुम साहब एक होते थे हमारे कॉमेडियन, फिर फिल्म में चले गए थे, बचा जमूरा उसमें बनते थे। वो जो करंट बात होती थी, जो उसमें एक प्रोग्राम का एक हिस्सा होता था ढोल का पोल, जी जी, ठीक है, उसमें वो सारी बातें खोल के बिल्कुल ठीक, जो है ठीक, जो सच है, सही, जो बिल्कुल ये सामने है, इसके बारे में बात करनी है, हमें इजाज़त है, हमने बात करनी है, उन्हें जवाब देना है। और उसकी एक अहमियत है और वो पहुंच रही है, और उन्हें तकलीफ पहुंच रही है। ठीक। आज ये नहीं है। अच्छा जी, ये जर्मन शेफर्ड की आवाज है जी, और ये आपकी ही जी पसंद से खरीदा गया, इतना सा वो था, बिल्कुल बच्चा पाला है, बिल्कुल ठीक। और इससे पहले भी था, उससे पहले भी जोड़ा था। अच्छा जी, तो वो फिर जब ये नहीं रहता तो फिर वाह 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 भाई साहब, ये जो स्ट्रक्चर है जी, ये कितना पुराना है? या ये नहीं, ये तो पुराना मुझे कदीम लग रहा है ये जो है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो अब आपका घर है, जैसे आप बता रहे थे कि हम जहाँ नीचे बैठे थे, वो है उसका वहाँ पहले गायें और पूरा वो ये गांव था सारा। तो ये पिंडी का इलाका क्या कहलाता है, जो ये इलाका है? ये जो है जी, ये मरीड हसन है। मरीड हसन है। और अब जो प्रोफेसर साहब इस पे काम कर रहे हैं ना, जी जी, पिंडी पे जी, उन्होंने जो उनके साथ वो आए थे मेरे पास, हमारे राइटर हैं शुएब खालिक जी जी, वो उनको लेके आए थे पिंडी के हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए, पोठवार के हवाले से, पिंडी के हवाले से। तो उन्होंने पूछा इस जगह का नाम है मरीड हसन। मरीड हसन, हसन। अच्छा, एक्चुअली इसका जो एक्चुअल नाम है वो है मुरीद हसन। ये दो भाई थे। अच्छा जी, ये मुरीद हसन का एक्चुअल नाम है मुरीद हसन। मुरीद हसन। और ये दो भाई थे और वो हमारे बावजदाद थे। अल्लाह। और ये आए थे गुजरात से, गुजरात के वो जो साइड है जहाँ से चनाब बह रहा है, ठीक है, उसके नज़दीक बिल्कुल उसके दरिया के साथ कोई गांव है जो कौम अवान का यही गांव है, उसमें दूसरी कौम कोई नहीं है। ठीक है, ये वहाँ से आए थे। मुरीद और हसन आए और उनके नाम से मरीद हसन वो बिगड़ गया और वो मुरीद हसन और वो आपके आबाओ अजदाद। अच्छा जी, ये जो शौक है कबूतरों का, जी जी, वो आप मुझे कुछ बता रहे थे, मैं अगर इजाजत दें तो मैं आ जाऊँ? आज आप आ जाइए। आप आ जाए। तो आपने इन सब के, अब ये तादाद में कितने हैं आपके पास माशाल्लाह? बेशुमार। और ये आपके लिए आ गए सारे? जी हाँ जी। अच्छा, अब कुछ कराची से आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कब से शौक है आपको? ये शौक था मुझे बचपन से। अच्छा जी। असल में बात जो है नूर भाई, वो ये है जी कि आपके अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसको कहते हैं अपनी पहचान। बिल्कुल ठीक। इंसान के अंदर वो सिर्फ पाई गई है, ठीक है, वो कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करता है कि मुझे पहचाना जाए। ये तो तुसी बड़ी हुण गुज्जी ते कूड़ी गल कर देती वैसे नहीं कि वो मतलब फिर तुसी कर दो ना कि ए कीता हाकी खेडी ते नहीं ये थोड़ी है। अच्छा, तो चलो फिर फनकार बन के ते स्टेज ते परफॉर्म करांगा, पब्लिक के सामने आवांगा, टीवी ते करांगा, रेडियो ते करांगा, ते लोग भी मैंने देखा। अच्छा, मैंने बचपन में देखा है कि ये अब्बा जी के पास भी थे कबूतर,
तो आपने इनके जो पंजे में ये है ऑरेंज पीला, ये निशानी, ये खुद इनकी पहचान है, ये इनकी पहचान है। ये फलां है। अच्छा जी। अच्छा, इसके बच्चे फलां हैं, ठीक है। वो फिर उनको वही उसी रंग की कड़ी डाली जाती है, ठीक है, ताकि आप पहचान सकें कि ये वो है। ठीक है। ये उसके बच्चे हैं, ये नस्ल अलग है। इनके नाम क्या क्या है अगर आपने रखे हो? आप मुझे बताएं कि ये है और ये है। इसमें यही है कि नस्लें हैं कि ये आपने कहा था फिरोजपुरी, फिरोजपुरी है, रामपुरी है, ठीक है। वो जो ब्लैक है जी, वो ये वाला नहीं, वो ये ब्लैक को मगर है। अच्छा जी, इसको आप पकड़ सकते हैं मगर, मतलब अगर बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, क्या आपने बताया इसका नाम? ये है जी ब्लैक को मगर। ये जो होते हैं ब्लैक को मगर, अच्छा, इनकी रेड आईज होती है। अच्छा, इनकी रेड आईज हैं। ये मैं जरा आप दिखाऊं जी, ये देखें, ब्लैक मगर इनकी सुर्ख आंखें हैं। वाह जी, रेड आईज होती है। वाह जी वाह। ये रेड आईज वाला है, ये भी रेड आईज है, लेकिन इसमें ग्रीन का मिक्स है। ठीक है, ग्रीन मिक्सचर है। ठीक। ये जो होता है किसी भी जिस शख्स को कबूतर का शौक है, या कबूतरबाजी एक और चीज़ है और कबूतर रखना एक और चीज़ है, ये दोनों एक ही तरह है? नहीं, एक कबूतर रखना, ऐसे ही कबूतर रख लिए, ठीक है, आपको कोई पता नहीं ये क्या है, ठीक है। वो कबूतर वो और है, वो शौक के पास परिंदा रखना, ठीक है। एक ये है कबूतर इस तरह से रखना, फिर उड़ाना, उनको उनकी परवाज़ देखना, उसकी नस्ल देखना, ये शौक है। ये शौक है, ये शौक है असल, ठीक है, उसका वो बनना। अब ये मैं जब अभी देख रहा था तो मुझे, अब हम पिंडी में, आपने कहा कि मरीड हसन, जो मुरीद हसन और आपके अबावजदाद वहाँ मौजूद हैं, तो ये पिंजरे हमें, जैसे अब अगर आप वहाँ देखें, ये हमारे आपके इर्द गिर्द भी यहाँ ये नजर आएंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो ये लाहौर के अंदर ग्वाल मंडी में जब आप और अंदरूज शहर में, तो वहाँ भी पिंजरे आपको नजर आते हैं और बड़े शौक से वो रखे हुए। तो ये उड़ान का क्या तरीका होता है इसका, जब मुकाबला वगैरह भी होता है? ये होता है कि हम सुबह बहुत, मतलब अभी सूरज नहीं निकला होता, ठीक है, तो उड़ाते हैं। अब उनके घंटे होते हैं, ठीक है जी, इतने घंटे प्रवास की, ठीक। लास्ट प्रवास जो है वो सूरज गुरूब होने के बाद, जब ये लाली भी ख़त्म हो जाती है, कई परिंदे जो हैं वो 7 बजे अंधेरे में 7:15 बजे बैठते हैं, तो वो जीत होती है। अच्छा जी, अच्छा जी, कि कितनी देर उसने परवाज की, सुबह से गया वो, तो वो बुलंदी में रहता है, ठीक है। ये नहीं कि इधर उड़ रहा है तो इधर बैठा रहा तो आ गया उड़ के, नहीं, ठीक है। वो जो है वो बुलंदी में जाएगा, आपकी नज़रों से ओझल हो जाएगा, इतनी बुलंदी में चला जाएगा, और फिर जब नमूदार होगा तो बिल्कुल हल्का हल्का सा नमूदार होगा कि वो ऊपर परिंदा आपका आ गया है। वो इंडिया वाले हमारे कबूतर से भी डर जाते हैं बाज़ वक़्त। हालांकि ये जो 2 नस्लें मैंने गिनी है, जी, वो इंडिया से ही हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। और वो परिंदे जो हैं वो ज्यादातर सियालकोट बॉर्डर से वो उधर से आते हैं। अच्छा, रामपुरी खंजर तो हमने सुना था, रामपुरी कबूतर भी है, रामपुरी, और इसी तरह फिरोजपुरी, हाँ भी है, बिल्कुल ठीक। और ये जो वाइट है ना, ये वाइट जो कबूतर है, ये सफेद जो है, बिल्कुल सफेद जो अंदर चला गया, ये जो है ये वो है दीवान साहब वाले, जिनकी ब्लू आइज है। अच्छा जी, इनकी बिल्कुल प्योर ब्लू आइज है, बिल्कुल ठीक। किसी कबूतरबाज कहेंगे जो कबूतर रखते हैं, जो आप जैसे अभी बात कर रहे हैं फ्लाइट वाली, उसके लिए क्या होता है कबूतर की वैल्यू? उसके लिए कबूतर की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप ये यकीन करेंगे कि सियालकोट से कबूतर, वहाँ बहुत अच्छी नस्लें हैं, तो वो लेने के लिए जाते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो 25-50 लाख, 2 लाख, 5 लाख का जोड़ा देते हैं। फिर से बताएं कितने का? 50 लाख, 5 लाख, 25 लाख का जोड़ा? 50,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख जोड़ा कबूतर। अब वो उसके बच्चे लिए हैं आपने, छोटे बच्चे हैं, पता नहीं पलेंगे नहीं पलेंगे, तो हो सकता है वो 25,000 के आपको 2 बच्चे दे जोड़े के, जो वो मशहूर है, इतनी परवाज है जी इस जोड़े की, और ये बड़े होते हैं गुजरात में, लाहौर में। आपको पता है लाहौर में तो मतलब मैं जो बात करता हूँ, मैं एक दफ़ा दादा दरबार बैठा हुआ था, तो मैं ऊपर देख रहा था, वहाँ तो दरबार में तो आते बैठे होते हैं, वो तो ठीक है, उसके साथ आपने देखा छतें, और छतें, ये जो जाल हैं ये बिल्कुल मिले हुए हैं, इतना शायद गैप हो, लेकिन इसका परिंदा इस पे नहीं बैठता, इसका उस पे नहीं बैठता। अब जब वो नहीं बैठता तो वहाँ मैं बैठा हुआ सोच रहा था, एक तो वफा के बारे में सोच रहा था कि इसकी कितनी वफा है कि ये आपका है तो आपका ही है, आपकी मुडेर पे ही बैठेगा, आपका ही है। नंबर 2 ये कि जो आपने सोचा है इसके बारे में, एज्यूम किया है कि यार ये इतना उड़ेगा, नहीं ये उड़ेगा, तो आपके एतमाद पे वो पूरा उतरता है। ठीक, आप सुबह उड़ा देते हैं और वो उतनी परवाज करके वापस आता है।
अच्छा, अभी जब हम कबूतरों की बात ही कर रहे हैं तो यूसुफ खान साहब को याद करें, आपने इंटरव्यू किया उनका एक एनटीएम के वक्त में, और हाँ। वो गालिबन उनका एक ही इंटरव्यू, और आपको एक ही इंटरव्यू। क्या खान साहब की पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने एक बात, मैंने तो उनसे ज्यादा खूबसूरत आंख और उतना बड़ा आंसू भी नहीं देखा आंख में। ये तो वो जैसे इन परिंदों में ना एक कबूतर होता है जिसको हम कहते हैं खुली आंख, ऐसे खुली हुई होती है आंख, वो खुली आंख वाला आदमी था यूसुफ खान। हाँ। तो कबूतर भी ऐसा वो पसंद करता था। उन्होंने एक अपना वाकया सुनाया उस इंटरव्यू में। अच्छा। उन्होंने कहा कि एक सीन आ गया फिल्म में कि ये शेर के पिंजरे में जाता है और शेर को गले में वो पट्टा डालता है और निकालता है। तो फिल्म वालों ने, यूसुफ खान साहब की जुबान की ठीक है, उन्होंने ये सोचा कि अगर ये जिंदा बच गया तो सीन हो गया तो वेल डन, अगर ना बचा तो इसके नसीब। ये यूसुफ खान साहब, यूसुफ खान ये खुद बता रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी। और उन्होंने कहा जब मैं अंदर गया तो वो तो ब्लंट था, तो सीधा हो गया, कोई मेरे साथ तो उसका कोई एफिसिएशन नहीं थी ना। सही, शेर की वो बिल्कुल अजनबियत ही है दोनों की। अजनबी कोई दोस्ती तो नहीं थी, या ना मैं उसको खाना डालता ना कुछ। इन्होंने अपना सीन करना था, वो अपने सीन कर रहे हैं और आपस में उन्होंने ये डिस्कस कर लिया कि अगर बच गया तो फिल्म आगे बना लेंगे और कहेंगे सुभान अल्लाह क्या सीन था ना। यानी इतनी सादगी उस वक्त फिल्म बनाने वालों में हुआ करती थी। तो फिर क्या खान साहब की क्या सूरत हाल बनी? कहने लगे यार, क्या कहते? पहले दफा तो जब वो मेरी तरफ आया तो मुझे ये पता चला कि चलो टाइम पूरा है। अच्छा। तो बाद में कहा जब पूरा ही है तो कोशिश तो करूँ ना इसको कंट्रोल करने की, तो जो मैंने की तो मैं कामयाब हो गया। तो सीन भी ओके हो गया और क्लैप भी हो गई। उन्होंने कहा खान साहब कमाल हो गया जी का। अल्लाह ताला करवट है। ऐसे लोग, ऐसे फनकार, सच्चे फनकार, सच्चे लोग, बहुत सच्चे और बड़े हक के साथ खड़े होने वाले, अपने मौक़िफ़ पे कायम, अपने असूलों पे जो बात आप कर रहे थे, और अपने काम से इतने क्लियर और साफ और पक्के के जो मैंने करना है, तो उसके लिए मैंने अगर जान की बाजी के भी वक्त आता है तो पीछे। एंड वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एंड ब्यूटीफुल पीपल वी एवर सीन। आप एक मतलब बीइंग एन आर्टिस्ट, आप एक रोमांटिक आदमी रहे वैसे? ये ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप रियल परफॉर्म कर चुके हो तो नकली आसानी से हो जाता है। वाह वाह। यानी वो वैसे मोहब्बत जो है उसमें कोई गिरफ्तार बंदा प्लानिंग के साथ होता है या हो जाता है? नहीं, जो तो प्लानिंग के साथ होता है वो होता नहीं, वो बेईमानी होती है। अच्छा। और जो हो जाता है वो सच होता है। हाँ, लो जी, ये तो बड़ी कमाल की बात। प्लानिंग के साथ बेईमानी और जो हो जाता है वो सच हो जाता है। वो सच नहीं, वो होता ही सच है। वो होता ही सच, वो सच होता है। वाह वाह। जो आप करते हैं वो तो आप कर रहे हैं ना फिर। बिल्कुल ठीक। उसके लिए तो आप सारे खाने तैयार करके सारी चाल चल के वो करते हैं ना, वो तो बेईमानी है ना। मुनफरिद सी तस्वीर है, पेंटिंग है ये बिल्कुल पेंटिंग है। अच्छा जी। ये क्या? ये एक तो ये है कि ये बलोच सरदार है, ठीक है जी, और किसी ज़माने में ऐसा हुआ है कि ये चीता है, ठीक है, वो ग्रिप हुआ है और उसको सर पे भी कुछ बनाया है। ये जो है गुलाम है, खादम है। अच्छा जी। ये जो जिसने पकड़ा हुआ है, और ये सरदार है, ठीक है जी। और इससे हिरन का शिकार वो लोग करते थे। और ये मेरा एक कज़न है। अच्छा, दौड़ता था वो पीछे और फिर वो, हाँ, जैसे हम आजकल देखते हैं वो चैनल्स पे। ये जो मेरा एक अजीज कज़न है, खालाजाद भाई है, उसकी वाइफ ने ये किसी इंग्लिश पेंटर की है। अच्छा जी। उसको उन्होंने परचेज किया है जब उसकी वो पेंटिंग बिकी है। अच्छा जी। तो ये उन्होंने जब परचेज किया है तो चूँकि उनके साथ बड़े भाई का बड़ा प्यार था, मेरे साथ वो बड़ा प्यार करते थे, तो वो जब पहली दफ़ा पाकिस्तान आने लगे बाई रोड, तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, क्या मतलब आपको लेके दें। तो वो बड़े भाई ने कहा यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अगर पेंटिंग आपकी वाइफ दे दे तो बस ठीक है। अच्छा। तो ये वो जो पेंटर है अंग्रेज़, वो आया बलूचिस्तान में और उसने ये फिर मतलब है सारा डिटेल देखें ना कि जी, ये देखें, ये खुस्सा है, ये वो चप्पल है, और पगड़ी के जो बल है, इसके मसल देखे, और इवन इसके ये जो सारा मतलब कमाल के, इसकी बॉडी, ये जो सख्ती है जी जी, और वो जो ग्रिप इवन है, और ये जो स्पेशल, ये जबरदस्त, ये बात देखने की। ये जो रेडियो का जो करिश्मा है, ये जो एक इसरार है, वही जो आप सुनते थे और फिर सारा, फिर आज आप उसी माइक्रोफोन के पीछे हैं, ये
अब कैसा महसूस होता है? नशा है इसमें, रेडियो में भी? एक्चुअली बात ये है कि एक तो ये मैं आपको बता दूं कि जहाँ मैं बैठा हूँ, ये उस दौर में, शुरू दौर में, यहाँ न्यूज़ कास्टर ठीक और अनाउंसर बैठा करते थे। ठीक। हम उस स्टूडियो, बड़े स्टूडियो, म्यूजिक स्टूडियो में अच्छा खड़े होके, अच्छा वो माइक्रोफोन जैसे ड्रामा के लिए ड्रामा का माइक होता है, उस पे हम परफॉर्म किया करते थे। अच्छा। लाइव ही ड्रामा फीचर भी किया करते थे और कंपेयरिंग भी वहाँ हुआ करती थी। फिर वक्त बदलते बदलते ये वक्त आया कि आज हम यहाँ बैठ के ये प्रोग्राम करते हैं। आप जब से ये कर रहे हैं तो ये आप कितनी उम्र का कैरेक्टर जो आप करते हैं और क्या नाम है उसका? ये उस कैरेक्टर का नाम जब अख्तर इमाम साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था मुझे, तो उस कैरेक्टर का नाम रखा था उन्होंने बाबा पाइंदा खान। वो पाइंदा खान का मतलब उन्होंने ये लिया था कि पाइंदाबाद, ठीक, पाकिस्तान पाइंदाबाद से पाइंदा खान। वो करते करते फिर वो सिर्फ बाबा रह गया। आज सिर्फ बाबा ही कहा जाता है। अच्छा, वो पाइंदा खान साथ से उतर गया, कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि नाम क्या है। ठीक। तो वो सिर्फ बाबा है। लेकिन वो बाबा सुनाई और तरह देता है, जैसे आप अब बोल रहे हैं, इससे फर्क है? हाँ, थोड़ा बहुत होगा। मतलब उसमें एज फैक्टर जो उस ज़माने में था, जिस एज में मैं आज हूँ, इससे बड़ा था। इनको भी अनाउंसमेंट करनी है क्योंकि खबरें ख़त्म होनी है। जॉन विल्सन इस प्रोग्राम को अनाउंस करेंगे और मैं यहाँ से निकल के उधर चला जाऊँगा। आप भी मेरे साथ ही आए। रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी है FM 93 पर। शाम के 7:05 हो चुके हैं। आपके लिए प्रोग्राम पेश किया जाता है जमूरनी बाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। बाबूजी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक। अल्लाह ताला सारा पर ठीक है जी। अल्लाह ने फजलो करम मैं पहले कई आखना भाई ये जो मुल्क है सारा पाकिस्तान, एक कलमे ने नाम पर बनया, दुनिया ने कोई ताकत इसकी कोई तकलीफ नहीं दे सकनी, इसने नुकसान नहीं बढ़ा सकनी। ओ बादशाह राजा साहब गल ये है भाई, असां ये जेड़ी कंध वली सी ना, इसने इर्द गिर्द असां ना मकसद ये सा भाई असां दीन और इस्लाम ने मुताबिक हयाती गुजारनी, ते तुसां जिस तरह गुजारना चाहते हो गुजारो, तुसां असां की ना छेड़ो ते असां तुसां कुछ ना करो।